कहानी तिकोनी डायरी भाग एक। कहानी के बाकी भाग पढ़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब करें। कई दिनों से मैं बहुत बेचैन हूँ। जीवन के इस भाटे में मुझे प्रेम का ज्वार चढ़ रहा है। बूढ़े पेड़ में प्रेम रूपी नई कोंपलें आ रही हैं। मैं अपने मन को समझाने का भरपूर प्रयत्न करता हूँ पर समझा नहीं पाता। घर में पत्नी, पुत्र और एक पुत्री है। बहू और पोती का भरापूरा परिवार है, पर मेरा मन इन सब से दूर कहीं और भटकने लगा है। शहर मेरे लिए नया नहीं है, पर नियुक्ति पर पहली बार आया हूँ। परिवार पीछे पटना में छूट गया है। यहाँ पर अकेला हूँ और ट्रांजिट हॉस्टल में रहता हूँ। दिन में कई बार परिवार वालों से फोन पर बात होती है। शाम को कई मित्र आ जाते हैं, पीना पिलाना चलता है। दुखी होने का कोई कारण नहीं है मेरे पास, पर इस मन का मैं क्या करूँ जो वेगपूर्ण वायु की भांति भाग भाग कर उसके पास चला जाता है। वो अभी अभी मेरे कार्यालय में आई है। स्टेनो है। मेरा उससे कोई सीधा नाता नहीं है, हालांकि मैं कार्यालय प्रमुख हूँ। मेरे ही हाथों उसका नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, केवल 3 मास के लिए। स्थायी नियुक्तियों पर रोक लगी होने के कारण 3-3 महीने के लिए क्लर्कों और स्टेनो की भर्तियां करके ऑफिस का काम चलाना पड़ता है। कोई अधिक सक्षम हो तो 3 महीने का विस्तार दिया जा सकता है। उस लड़की को देखते ही मेरे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। खून में उबाल आने लगता है। बुझता हुआ दिया तेजी से जलने लगता है। ऐसी लड़कियां लाखों में न सही, हजारों में एक पैदा होती हैं। उसके किसी एक अंग की प्रशंसा करना दूसरे की तौहीन करना होगा। पहली नज़र में वो मेरे दिल में प्रवेश कर गई थी। मेरे पास अपना स्टाफ था, जिसमें मेरी पीए तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए अर्दली था। कार्यालय के हर काम के लिए अलग अलग कर्मचारी थे। मजबूरन मुझे उस लड़की को अनुराग के साथ काम करने की आज्ञा देनी पड़ी। मुझे जलन होती है। कार्यालय प्रमुख होने के नाते उस लड़की पर मेरा अधिकार होना चाहिए था, पर वह मेरे मातहत अधिकारी के साथ काम रही थी। मुझसे यह सहन नहीं होता था। मैं जब तब अनुराग के कमरे में चला जाता था। मेरे बगल में ही उसका कमरा था। उन दोनों को आमने सामने बैठा देखता हूँ तो सीने पर सांप लौट जाता है। मन करता है अनुराग के कमरे में आग लगा दूं और लड़की को उठाकर अपने कमरे में ले जाऊं। अनुराग उस लड़की को चाहे डिक्टेशन दे रहा हो या कोई अन्य काम समझा रहा हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब थोड़ी देर बैठकर मैं अपने को तसल्ली देता हूँ। फिर उठते उठते कहता हूँ, निहारिका, जरा कमरे में आओ, थोड़ा काम है। मैं जानता हूँ मेरे पास कोई आवश्यक कार्य नहीं। अगर है भी तो मेरी पीए खाली बैठी है, उससे काम करवा सकता हूँ। पर निहारिका को अपने पास बुलाने का एक ही तरीका था कि मैं झूठ मूठ उससे व्यर्थ की टाइपिंग का काम करवाऊँ। मैं कोई पुरानी फाइल निकालकर उसे देता कि उसका मैटर टाइप करे। वो कंप्यूटर में टाइप करती रहती और मैं उसे देखता रहता। इसी बहाने बातचीत का मौका मिल जाता। निहारिका के घर परिवार के बारे में जानकारी लेकर अपने अधिकारों का बड़प्पन दिखाकर उसे प्रभावित करने लगा। लड़की हंसमुख ही नहीं, वाचाल भी थी। वह जल्द ही मेरे प्रभाव में आ गई। मैंने दोस्ती का प्रस्ताव रखा, उसने झट से मान लिया। मेरा मनमयूर नाच उठा। मुझसे हाथ मिलाया तो शरीर झंझना कर रह गया। कहाँ 20 साल की उफनती जवानी, कहाँ 57 साल का बूढ़ा पेड़, जिसकी शाखाओं पर अब पक्षी भी बैठने से कतराने लगे थे। निहारिका से मैं कितना भी झूठ झूठ काम करवाऊं, पर उसे अनुराग के पास भी जाना पड़ता था। मुझे डर है कि लड़की कमसिन है, जीवन के रास्तों का उसे कुछ ज्ञान नहीं है। कहीं अनुराग के चक्कर में न आ जाए। वो एक कवि और लेखक है, मृदुल स्वभाव का है। उसकी वाणी में ओज है। वो खुद न चाहे तब भी लड़की उसके सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकती थी। क्या मैं उन दोनों को अलग कर सकता हूँ? अनुराग की डायरी। निहारिका ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वो इतनी हसीन है कि बड़े से बड़ा कवि उसकी सुंदरता की व्याख्या नहीं कर सकता है। गोरा आकर्षक रंग, सुंदर नाक और उस पर चमकती हुई सोने की नथ, कानों में गोल गोल छल्ले, रस भरे होंठ, दहकते हुए गाल, पतली लंबी गर्दन और पतला छरहरा शरीर, कमर का कहीं पता नहीं, सुडौल नितंब और मटकते हुए कूल्हे, पुष्ट जांघों से लेकर उसके सुडौल पैरों, सिर से लेकर कमर और कूल्हों तक कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आती थी। वो मेरी स्टेनो है और हम कितनी सारी बातें करते हैं। कितनी जल्दी खुल गई है वो मेरे साथ।
व्यक्तिगत और अंतरंग बातें तक कर लेती है। बड़े चाव से मेरी बातें सुनती है, खुद भी बहुत बातें करती है। उसे अच्छा लगता है जब मैं ध्यान से उसकी बातें सुनता हूँ और उन पर अपनी टिप्पणी देता हूँ। जब उसकी बातें खत्म हो जाती हैं तो वह खोद खोद कर मेरे बारे में पूछने लगती है। बहुत जल्दी मुझे पता लग गया कि वो मन से कवयित्री है। पता चला उसने स्कूल कॉलेज की पत्रिकाओं के लिए कविताएं लिखी थीं। मैंने उससे दिखाने के लिए कहा। पुराने कागजों में लिखी हुई कुछ कविताएं उसने दिखाईं। कविताएं अच्छी थीं, उनमें भाव थे, परंतु छंद कमजोर थे। मैंने उनमें आवश्यक सुधार किए और उसे प्रोत्साहित करके एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेज दिया। कविता छप गई तो वह हृदय से मेरा आभार मानने लगी। उसका झुकाव मेरी तरफ हो गया। शीघ्र ही मैंने मन की बात उस पर जाहिर कर दी। वस्तुतः इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बातों बातों में ही हम दोनों ने अपनी भावनाएं एक दूसरे पर प्रकट कर दी थीं। उसने मेरे प्यार को स्वीकार करके मुझे धन्य कर दिया। काम से समय मिलता तो हम व्यक्तिगत बातों में मशगूल हो जाते, परंतु हमारी खुशियां शायद हमारे ही बॉस को नागवार गुजर रही थीं। दिन में कम से कम 5-6 बार मेरे कमरे में आ जाते, क्या हो रहा है, और बिना वजह बैठे रहते। अनुराग, चाय पिलाओ। चाय आने और पीने में 2-3 मिनट तो लगते नहीं। इसके अलावा वो निहारिका से साधिकार कहते, मेरे कमरे से सिगरेट और माचिस ले आओ। मेरा मन घृणा और वितृष्णा से भर जाता, परंतु कुछ कह नहीं सकता था। वे मेरे बॉस थे। निहारिका भी अस्थायी नौकरी पर थी। मन मार कर सिगरेट और माचिस ले आती। वह मन में कैसा महसूस करती थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब भी वह सिगरेट लेकर आती, हंसती रहती थी, जैसे इस काम में उसे मजा आ रहा हो। एक छोटी उम्र की लड़की से ऐसा काम करवाना मेरी नज़रों में न केवल अनुचित था, बल्कि निकृष्ट और घृणित कार्य था। उनका अर्दली पास ही गैलरी में बैठा रहता है। ये काम उससे भी करवा सकते थे, पर वे निहारिका पर अपना अधिकार जताना चाहते थे। उसे बताना चाहते थे कि उसकी नौकरी उनके ही हाथ में है। सिगरेट का बदबूदार धुआं घंटों मेरे कमरे में फैला रहता और वह परवेज मुशर्रफ की तरह बूट पटकते हुए निहारिका को आदेश देते मेरे कमरे से निकल जाते कि तुम मेरे कमरे में आओ।